हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि लेदर बनाने का काम करती है। उस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ है, वो आया हुआ है। और इसका जो आईपीओ खुलने वाला है वो 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में खुला हुआ रहेगा। कंपनी ने जो प्राइस सेट किया है वो 47 का किया है, और पूरी वैल्यू जो कंपनी की लगाई है वो 92 करोड़ रुपीज़ की लगाई है। एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, छोटी कंपनी है, और छोटे लेवल पे ही आज के दिन काम करने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टोटल पैसे उठाए जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं 38 करोड़ रुपीज़, जिसमें से 31 करोड़ रुपीज़ जो है वो तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 5 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अच्छा खासा बेच रहे हैं, लगभग 5 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स। एंड मेजरली जो पैसा है वो कंपनी के पास में जा रहा है, जो कि किस काम में लिया जाएगा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो जो पैसा है वो पर्टिकुलरली लेट्स सी इन दी आरएचपी ओनली। तो यहाँ पे देखना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो इनको एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है इनको, उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। और बाकी जो है वर्किंग कैपिटल, जो कंपनी के अंदर में रोजमर्रा का काम जो चलता है उसमें पैसा खर्च होने वाला है। अब वर्किंग कैपिटल क्या, कंपनी क्या करती है ऐसा, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये लेदर इंडस्ट्री में काम करती है, जो पीयू लेदर जिसको राइट उस सिंथेटिक लेदर होता है उसको बनाने का काम करती है। साथ में पीवीसी कोटेड लेदर भी बनाती है, क्योंकि बेसिकली ये हाई क्वालिटी का बनाती है कि लो क्वालिटी का, उसके लिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब आज की जो इसकी वैल्यू लगाई गई है वो ज़्यादा है या कम है, उसको समझने से पहले एक चीज़ पे और चल लेते हैं, दैट इज़ कि इसका आईपीओ लेके कौन आ रहा है, वो वैल्यू यूजुअली कैसी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इनके लीड मैनेजर हैं, जिनका हम लोग नाम देख रहे हैं इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके 2025 के अंदर में कौन से आईपीओ आए हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो लिस्टिंग प्राइस रही है इस ये जो कंपनी आईपीओ लिखी है उनकी, वो लिस्टिंग कुछ खास अच्छी रही नहीं है कंपनियों की। और लिस्टिंग के बाद में भी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके बाद में कुछ कंपनी ने अच्छा किया है और कुछ कंपनी ने उससे भी बेकार परफॉर्म कर दिया है। सो बेसिकली ये जो आईपीओ में जो वैल्यू लगाने की कोशिश करते हैं वो प्रमोटर्स के फेवर में लगाने की कोशिश करते हैं। जनता को बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर पैसा डूबता ही है इस कंपनी, ये जो आईपीओ लेके आते हैं उन कंपनियों के अंदर में। लेट्स सी कि अब इस कंपनी में वैल्यू है या नहीं है, बिकॉज कुछ कंपनियों में अच्छी वैल्यू बनी भी है, डबल भी हुई है, डबल भी हो रखी है कुछ कंपनियां आईपीओ के बाद में। तो लेट्स सी कि ये कंपनी डबल होने वाली है या फिर डूबने वाली है। क्या नजर आता है एनालिसिस में, क्या नजर आता है बेसिकली। अब एसएमई कैटेगरी जो कंपनियां होती हैं उनमें एक बात समझ के चलो कि उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस मैनिपुलेशन के होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग क्वालिटी कंपनी में नहीं होती है उसके बावजूद भी उसके शेयर्स को ऊपर लेके जाया चला जाता है। तो एक बार उस फैक्टर को दिमाग में रख के चले कि आपको जुए के हिसाब से इन्वेस्ट करना है एसएमई कैटेगरी के अंदर कंपनियों में या फिर क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली मैं लोगों को देखता हूँ वो जुए के पर्सपेक्टिव से जो है वो एसएमई कंपनीज के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, जुए के पर्सपेक्टिव से। उनको वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। फिर मैसेज मेरे को यूजुअली कमेंट और पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि मेरा इस कंपनी में इतना डूब चुका है, इतना मैं नेगेटिव में, इतना नेगेटिव, अब क्या करूं, जबकि मैंने उन कंपनियों के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है मोस्टली कंपनियों के बारे में, और कुछ कंपनियों के बारे में चेताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म में ठीक लग रही हैं, बट अभी फिलहाल के दिन की लिए इनकी जो वैल्यू है वो हाई लग रही है। बट स्टिल देर आर सो मेनी पीपल हु गेट स्टक, एंड कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं और बाद में उनका जो मैनेजमेंट है उनका असली चेहरा सामने आता है, जो कि आरएचपी में नहीं आता। तो ऐसा भी कुछ कंपनियों के साथ में देखने को मिलता है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो है उसका लगभग 20% से ज़्यादा का आपका एसएमई कैटेगरीज के अंदर में जो है फोकस नहीं होना चाहिए। 20% अपने पोर्टफोलियो का एसएमई में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, बाकी चलने दो, वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं वो करो। बट सुनने कितने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग तो बहुत ही कम है दुनिया में, चाहे वो कोई भी बोले, समझदार बोले चाहे बिना समझदार बोले, राइट। बाकी रील की खूब सुनते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे कोई भी कुछ भी आगे चौमू बोल देता है, पता नहीं क्या ही बोलते हैं आजकल तो रील्स इंस्टाग्राम के अंदर में। लेट्स फॉरवर्ड विद दिस, मूव फॉरवर्ड विद दिस रिसर्च, बिकॉज वरना तो पूरी दुनिया की बकवास करते रहेंगे तो रिसर्च ही रह जाएगी। यहाँ पर देखने मिल रहा है प्रमोटर्स के पास में 44% स्टेक है बिफोर दी आईपीओ, 46% के आसपास, 46-47% के आसपास में। और बाकी जो पब्लिक के पास में ऑलरेडी इस कंपनी के 52% पब्लिक के पास में है। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मेजरली जो शेयर होल्डर्स हैं पब्लिक वाले वो भी अच्छा खासा बेच रहे हैं, और जो प्रमोटर वाले हैं वो भी अच्छा खासा बेचते हुए दिख रहे हैं, राइट। बट स्टिल मेजरली जो है 5 करोड़ के आसपास में ही ये पूरा जो है, जो पब्लिक और प्रमोटर दोनों मिला के 5 करोड़ वर्थ ही बेच रहे हैं।
नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए हमारा कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लायबिलिटी भी है लगभग 9 करोड़ रुपए। कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब वो ऐसा खर्चा जो कि कंपनी की हाई पॉसिबिलिटी है ये हो सकता है, तो लगभग 10 करोड़ रुपए का कंपनी का खर्चा हो सकता है बिकॉज ऑफ द कस्टम्स टैक्सेस एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो है छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं मतलब छोटे बिजनेस वाले होते हैं, एसएमई कैटेगरी के जो बिजनेस होते हैं, एमएसएमई कैटेगरी के जो बिजनेसमैन होते हैं, उनसे अच्छा खासा इन्होंने माल उधारी में उठा रखा है, तो ये भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। नेक्स्ट 2020 में ही इस कंपनी की शुरुआत हुई है, 2020 के अंदर में ही इस कंपनी की शुरुआत हुई है। उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स वगैरह जो हैं अचीव किए हैं और काफ़ी भयंकर तरीके से ये जो कंपनी है ये ऊपर की तरफ में बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में भाग रही है। आज के दिन इसको जो चला रहे हैं अनिल कुमार जी उनका नाम है और वो ऑलरेडी एक कंपनी है एलिगेंट विनाइल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विनाइल के नाम से देखने को मिलता है कि इससे ही सिमिलर से ही जो काम करने वाली कंपनी है उसकी भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। बाकी संजय कुमार जी जो हैं वो भी इस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो इससे भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं और इस कंपनी के ही डायरेक्टर देखने को। सो बेसिकली इन दो लोगों का अच्छा खासा दिमाग इस कंपनी में चल रहा है, मतलब यही इस कंपनी को चला रहे हैं और इनका सेल्स एंड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उससे अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। बट ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसमें ये आईपीओ लेके आ रहे हैं इस कंपनी का, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में इनका एक्सपर्टीज देखने को नहीं मिल रहा है। अब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है उससे लग तो यही रहा है कि यार ये बहुत ही मतलब सिर्फ आईपीओ सिर्फ लूटने के लिए लेके आया जा रहा है सिर्फ पब्लिक को, ऐसा नज़र आ रहा है। और 30 लाख रुपए आज के दिन सैलरी उठाते हैं इस कंपनी से ये जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोगोज हैं, जो नाम है अरितास विनाइल प्राइवेट लिमिटेड, इसके नाम पे ही ये सारे लोगोज रजिस्टर्ड हैं एंड अभी 2020 में ही इन्होंने रजिस्टर आई थिंक करवाए हुए हैं। नेक्स्ट ये सारे लोगोज रजिस्टर्ड हो रखे हैं कंपनी के नाम पे और सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज और जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं सब कुछ लीज पर ही चल रही है, मतलब कुछ भी देर इज नथिंग एज एन एसेट दैट कंपनी ओन्स, राइट, ना प्रॉपर्टी है ना कुछ और है, देर इज नो एसेट कंपनी ओन्स, सब कुछ लीज पर है। नेक्स्ट जो कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके मुकाबले कंपनी कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर पा रही है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 76% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, जो कि पास्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है बिकॉज यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है, राइट। और टिल अगस्त 2025 दैट मीन्स कि ये 4 महीनों का डेटा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ओके, तो 5 महीनों का डेटा है ये एंड 25 का है तो 25-50, तो लगभग इस साल जो है इनकी प्रोडक्ट जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो पिछले साल की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उससे मतलब सॉरी कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है पिछले साल के मुकाबले इस बार उसको सरपास कर देंगे। दैट मीन्स कि अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जो है चल रही है, कैपेसिटी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये अपने आप को शो करते हैं, मतलब अलग अलग जहाँ पे जो फेयर वगैरह मेले वगैरह लगते हैं इन जो बिजनेसेस के, तो वहाँ पर ये अपने आप को शो भी करते हैं, उसको आप लोग जो फोटोज़ वगैरह आप लोग इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट 89 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और मोस्टली लेबर के अंदर में 35 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बाकी भी प्रोडक्शन 22 एम्प्लॉयज़ वो भी लेबर वाली कैटेगरी में ही है, बाकी मेजरली जो है दूसरे एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल 90 एम्प्लॉयज़ इज फाइन। ये इन्होंने पास्ट के अंदर में जो है एक्सपोर्ट भी किया हुआ है अच्छा खासा माल, राइट। अभी एज ऑफ टुडे यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट के लिए इनके पास में ऑर्डर नहीं है। ये इनकी कुछ फैक्ट्रीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग यहाँ पर वगैरह जो है देख सकते हैं एंड ये भी आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, राइट, फैक्ट्री की मशीनरी की। नेक्स्ट इनका जो माल है मेजरली इंडिया के अंदर में बिक जाता है, इंडिया के बाहर भी 25% तक का रेवेन्यू आ रहा है और जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब इंडिया के बाहर भी इनका अच्छा खासा माल बिक रहा है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दोस्त जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट की वो कुछ खास नहीं है बट स्टिल है, थोड़ी थोड़ी है, बट इंडिया में मेजरली इनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाता है। इनके पास में इन्वेंट्री काफ़ी अच्छी खासी बची रह जाती है, जिसका हम लोग प्रमाण भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये इनकी फैक्ट्री है जिनको आप लोग ऊपर देख सकते हैं। दूसरा ये कागज़ का भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी अब थोड़ा सा कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी में कितना पैसा मिला के टोटल मिला के लगा हुआ है और वो पैसा किस तरीके से घूम के कंपनी के अंदर वापस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 100 CR इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा इस 23 CR ओनली। दैट मीन्स कि डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द IPO अगर हम ओवरऑल टर्म्स में बात करते हैं तो इस बेकार,
राइट। उधारी का है, माल उधारी का है, चाहे पैसा उधारी का है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो, उधारी, पूरे माल की उधारी को भी हम लोग डेट में ही मान के रहे हैं उसको, बिकॉज अल्टीमेटली वो कंपनी के काम आ रहा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड, एंड आफ्टर द आईपीओ इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं रहने वाला है, वो स्टिल बेकार ही रहने वाला है। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि आईपीओ से पैसा उठाने के बाद में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो सुधर जाता है, बट इसका नहीं सुधरने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की जो, इनकी जो पैसा है वो पड़ा हुआ कहाँ पर है। यहाँ पर मेजरली इनको एमएसएमई सेगमेंट से इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी उधारी ले रखी है और वो अभी चुकाई भी नहीं है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में ही जो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, चाहे उधारी हो चाहे इन्वेस्टर्स का पैसा हो, सब कुछ तो वो इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री की फॉर्म में देख रहे हो कि बढ़ती ही जा रही है इन्वेंट्री, कुछ घट नहीं रही है। दैट मीन्स कि इनका जो माल है वो बना अच्छा खासा रहे हैं, बट वो माल जो है बिक नहीं पा रहा है। इन्वेंट्री बहुत अच्छी खासी इनकी रह जा रही है। 46 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंट्री इज in their inventory house right now. So that's a huge deal by the way. Trade receivable segment भी टाइम के साथ में बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के बारे में, जो कि दिखाते हैं कि कंपनी का माल बिक नहीं रहा है, बट दिखाया जा रहा है कि बिक रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अच्छा करके। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा चल रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 51 करोड़ का माल बेचा, यहाँ पर 70 करोड़ का माल बेचा, यहाँ पर 100 करोड़ का माल बेचा। तो ग्रोथ तो अच्छी है, ग्रोथ को मानना पड़ेगा, ग्रोथ इज गुड, राइट। 30% की ग्रोथ एवरी ईयर आ रही है, ज़्यादा ही आ रही है, दैट इज़ नाइस। अब जो ग्रोथ है वो क्या नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पा रही है, खर्चे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यस, नेट प्रॉफिट 1 करोड़, 1.5 करोड़, 4 करोड़, यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए। तो आई थिंक जो इस साल जो है ये लगभग अगर इसी ग्रोथ से चलते रहे तो 5 करोड़ तो इस साल इजीली कमा लेना चाहिए। अब द पॉइंट इज की जो नेट प्रॉफिट है वो माल बिक के आ रहा है कि माल बच जा रहा है, उसका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बच रहा है। तो वो देखने को मिल रहा है कि माल बच जा रहा है। यहाँ पे 4 करोड़ का माल बेचा, यहाँ पे 4 करोड़ का माल बच गया, यहाँ पे 9 करोड़ का माल बच गया, यहाँ पे 2 करोड़ का माल बच गया। मतलब अल्टीमेटली कंपनी के रेवेन्यूज तो बढ़ रहे हैं, बट कंपनी के पास में माल स्टिल बच जा रहा है, और वही अल्टीमेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट में दिख रहा है, ना कि कंपनी का जो है साइकिल, जो इन्वेंट्री जो साइकिल है वो अच्छी नहीं देखने को मिल रही है, राइट। तो इन्वेंट्री इश्यू है इनके पास में। दूसरा देख लेते हैं कैश का इश्यू आ रहा है या नहीं। तो कैश का इश्यू भी मुझे लग रहा है कि इनको आ रहा है। वो किस तरीके से, बिकॉज अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज हाउ मच, 8 करोड़ नेगेटिव, 9 करोड़ नेगेटिव, 9 करोड़ पॉजिटिव में। बट यहाँ पर देख रहे हो ट्रेड्स पेएबल 17 करोड़ रुपए, मतलब जो उधारी है, मतलब माल उधारी में उठा रखा है, उसका पेमेंट नहीं किया 17 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से 9 करोड़ रुपए पॉजिटिव में, जबकि ये ऑलरेडी यहाँ पर भी 9-10 करोड़ रुपए नेगेटिव में ही है। तो अल्टीमेटली जो गेम है वो यहाँ पर ये है कि कंपनी ग्रोथ आ रही है, सब कुछ ठीक है, लो क्वालिटी का लेदर जो है कंपनी बना रही है, साथ में ही जो कैश है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, और जो माल है वो बच जा रहा है, जो कि आगे चल के खराब होने के चांसेस, बिकॉज जो ये जो लेदर बना रहे हैं वो अगर ज़्यादा पड़ा रह गया तो वो खराब जल्दी होता है, उसका जल्दी बिकना ज़रूरी है। आपने कई बार यूज़ नहीं किया जो पू लेदर जो होता है, पीयू लेदर जिसकी चप्पलें वगैरह बनती हैं, एंड जो पीवीसी लेदर होता है उसके अगर पड़ा रह गया तो उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, राइट, हार्ड हो जाता है, वो टाइम के साथ में ख़राब होने लग जाता है। तो वो इश्यू इनके साथ में आ सकता है, जिनको एक फ्यूचर के अंदर में अच्छा खासा राइट ऑफ कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम के अंदर बड़ा धक्का देखने को मिल सकता है। तो ये इस कंपनी के साथ में इश्यू है। सो लॉन्ग टर्म अप्रोच ऑफ मी इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, if I want to invest in this company for the longer term, so I would not say that। आज के डेटा को देखते हुए, अगर फ्यूचर में डेटा सुधरता है तो अलग बात है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो भी नहीं। और अगर लिस्टिंग गेन इस कंपनी को मिलने की उम्मीदें हैं तो लीड मैनेजर को देखते हुए तो लग नहीं रहा कि लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं। बाकी हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं तो मयूर यूनिक्वार्टर्स है, जो कि अगेन एक अच्छी क्वालिटी का लेदर बनाता है, एंड यहाँ पर इसका जो पी रेशियो है वो 14 का देखने को मिल रहा है। बाकी इन्होंने जो अपनी आरएचपी में बताया है, जो कॉम्पिटिटर्स का नाम, उसमें मिर्ज़ा इंटरनेशनल है और एक है आमीन टैनरी। इन दोनों की कंपनियों के जो इन्होंने आरएचपी में बताई हैं, उन दोनों ही कंपनियों के मुकाबले इनका जो पी रेशियो है वो अच्छा है, बिकॉज इस साल जो है 5 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे, जिसके हिसाब से 19-20 का पी रेशियो देखने को मिलता है। बट जो एक अच्छी क्वालिटी का अच्छे बलबूते पे जो कंपनी चल रही है, जो उसका 14 के पी पे, दैट मीन्स कि ये पी वाइज भी अच्छी खासी वैल्यू इन्होंने लगा ली है। और जो बिजनेस कर रही है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी है, बट जो कर रही है उसको भी अगर नेट प्रॉफिट मान के चलेंगे, ठीक है चलो उसके हिसाब से पी रेशियो निकालते हैं, तो भी इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है। पीबी रेशियो की बात करते हैं तो यूनिक्वार्टर्स का 2 का पीबी रेशियो है, और जो आईपीओ लेके आ रही है, राइट,
कंपनी का पीबी रेशियो एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, एंड नेटवर्थ ओवर हियर इज हाउ मच, नेटवर्थ इज 22 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए और जा रहे हैं 50 करोड़, तो लगभग 2 का पीबी रेशियो है। सो पीबी रेशियो वाइज भी इन्होंने वैल्यू अच्छी लगा ली है। सो आई एम नॉट पॉजिटिव इन द लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म एंड लिस्टिंग गेन ऑफ दिस कंपनी। बाकी आप लोग जो है स्टॉक इस टाइप की कंपनियों के बारे में रिसर्च किस तरीके से की जाती है उसके हम लोग बहुत ही मतलब शुरू से लेकर के किस तरीके से कंपनियों के बारे में जानना, समझना, उनको रिसर्च करने के बारे में, तो उसका कोर्स चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट ज्वाइन द चैनल स्टॉक मार्केट, ये जो चैनल है हमारा, जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहीं पर स्टॉक मार्केट जो वीडियोज़ होते हैं हर 2 दिन में हम लोग एक वीडियो डाल देते हैं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।